पटना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन में कोरोना से जुड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। फुदकी चक मोहल्ले में उधार के पैसे मांगने पर दबंगों ने दुकानदार को पीटा है। दुकानदार का कहना है कि बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग भी की। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे बदमाश मारपीट कर रहे हैं। फायरिंग की आवाज भी सुनाई दे रही है। दुकानदार का कहना है कि बदमाशों ने उसके दुकान से कुछ सामान लिया था। पैसे मांगने पर बदमाशों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। दुकानदार ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, खगड़िया की तस्वीर, गोगरी से खबर। फुदकी चक मोहल्ले में उधार के पैसे मांगने पर दबंगों ने दुकानदार को पीटा है। चल मो सर गोली लेकर आए मारने के लिए। देखिए सर गोली लेकर सब चीज फोड़ चूड़ दल मारे पीटे लगल। हमार पति आवे रहने से तकरा साइकिल पर से घींच के पकड़ के चूड़े लगले। हमार ससुर रहे बसा पर, ओकरा मार के चूड़े लगले पकड़ के बसा पर। दिग्विजय हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। दिग्विजय, सिर्फ सामान देने से इनकार करने पर इस तरह की हरकत, आखिर किस तरह से इनका मन बढ़ा हुआ है? क्या कुछ एक्शन लिया गया है पुलिस की तरफ से? जी सिरांधा, बता दें कि जो जिस तरह से दिन में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, जो गांव के स्थानीय लोग हैं वो दबंग किस्म के हैं। जो दुकानदारों का जो कहना है वो दबंग किस्म के लोग हैं। उससे पहले भी 2 बार उनको जो है उधार दिए थे, उसके बार ये लोग उधार मांग रहे थे, जिसके कारण आज जब वो मना किए हैं तो वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से हाथ में जो कट्टा लिए हुए हैं उसके बाद फायरिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि दुकानदार जो थे वो बाल इस फायरिंग में बच गए हैं। उसके बाद पुलिस को जो सूचना मिली, पुलिस वहां पर पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में लिए और जो भी उस वीडियो में चिन्हित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और छापेमारी अभी भी जारी है। लेकिन बता दें कि जिस तरह से ये दिन में अपराधियों ने, जो दबंग है वहाँ के, वो फायरिंग करके दहशत फैलाने के लिए दुकानदार पे जानलेवा हमला किए हैं, तो अपने आप में ये बड़ी बात है। ये पुलिस को भी एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं। वो जिस तरह से दिन में घटना दी है तो पुलिस भी लगातार छापेमारी की बात कर रही है और 2 लोगों को हिरासत में लेने की भी बात की है और अभी भी छापेमारी जारी है। बिल्कुल छापेमारी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन दिग्विजय, बड़ा सवाल है कि दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर यहाँ पर बदमाशों का, दबंगों का मन बढ़ा हुआ है। दिन में सबसे बड़ी बात है कि दिन में वो फायरिंग करते हैं, वहाँ पे दहशत फैलाते हैं और दुकानदार, इससे पहले भी दुकानदारों का कहना है कि ये सिर्फ मेरे ही साथ में इस तरह की घटना नहीं किया। वो स्थानीय जो भी दुकानदार है उनके साथ भी ये लोग इस तरह से घटना का अंजाम देते हैं और नहीं करने पर, विरोध करने पर। बिल्कुल, आदतन अपराधी हैं ये, लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। जरूरत है सख्त कार्रवाई की। बहुत धन्यवाद दिग्विजय इस जानकारी के लिए। तो अब पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है, देखना होगा कब तक कार्रवाई होती है। अब बात कर लेते हैं कोरोना संकट की। चलिए अब आपको बताते हैं बिहार से क्या कुछ अपडेट कोरोना को लेकर आ रहा है। बिहार में कोरोना के अब 2477 मरीज हो चुके हैं, यानी कि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2477 मरीज अब कोरोना पॉजिटिव यहां पर सामने आ चुके हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज सिर्फ 83 नए केस सामने आए हैं कोरोना के। इसके अलावा राज्य में हम आपको बता दें कि 1789 एक्टिव केसेस हैं जिन्हें अभी कोरोना है। पटना में सबसे अधिक 196 मरीज इस वक्त कोरोना के हैं। वहीं रोहतास में कुल 151 संक्रमित मरीज हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। मुंगेर में 145 है इनकी संख्या जो कि कोरोना संक्रमित मरीज है। 7 दिनों में अगर बात करें, पिछले 7 दिनों की 1200 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं सिर्फ पिछले 7 दिनों में। राज्य में कोरोना से एक और शख्स की मौत हुई है, ये भी खबर सामने आ रही है। और अब इसके साथ ही कोरोना से अब तक 13 मौतें हो चुकी हैं प्रदेश में। अब तक 677 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं इलाज के बाद। इधर पटना के एनएमसीएच में कोरोना अस्पताल में भर्ती एक पॉजिटिव मरीज की आज मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। मृतक सीवान जिले के रहने वाले थे और 22 मई को अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। एनएमसीएच अधीक्षक ने बताया कि कोरोना से मरने वाले बुजुर्ग को फेफड़ा, किडनी और डायबिटीज की गंभीर बीमारी थी। सीवान में मृतक की जांच ट्रू नेट मशीन से की गई थी। अभी
आरटीपीसीआर मशीन से जांच होगी, उसके बाद ही शव को अंतिम संस्कार के लिए सौंपा जाएगा। प्रवेश जी काफ़ी बीमार थे, उनको चीनी बीमारी, किडनी का बीमारी और फेफड़े की बीमारी थी और वो तकलीफ में थे। हम लोगों ने उनका इलाज किया यहाँ पर, लेकिन चूँकि वो काफ़ी रोगों से ग्रसित थे इसलिए वो बच नहीं पाए और आज सुबह में उनकी मृत्यु हो गई। इधर बीएमपी के 15 जवानों ने एक साथ कोरोना को मात दी है। कोविड-19 की दूसरी जांच में सभी जवानों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। फुलवारी शरीफ के बामेती में इन जवानों का इलाज चल रहा था। कोरोना मुक्त होने के बाद डॉक्टरों और बीएमपी के अधिकारियों ने 15 जवानों को अस्पताल से विदाई थी। बीएमपी के 35 जवान कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिनमें से 15 के स्वस्थ होने के बाद अब 20 मरीज हैं, 20 पुलिसकर्मी हैं जो कि संक्रमित हैं, उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उम्मीद जताई है कि सभी जवान जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। कोरोना वॉरियर्स की जांबाजी का जायजा लिया सहयोगी संजय कुमार ने। संक्रमण काल में बिहार पुलिस के लिए एक अच्छी खबर है। बीएमपी के जो 35 जवान कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, उनमें से 15 जवान आज निगेटिव पाए गए हैं और आज ये देखिए सुखद घड़ी, खुशी की घड़ी, इन 15 जवानों को आज बामेती से मुक्ति मिली है और इनका स्वागत किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। निश्चित तौर पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं पुलिसकर्मी, वैसे में कोरोना का संक्रमण होना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीएमपी 14 में जरूर चिंता की बात हो गई थी। और देखिए ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो पिछले कई दिनों से इनका स्वागत किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो डॉक्टरों की टीम थी, चिकित्सकों की टीम थी, इन्होंने जिस तरीके से इलाज किया है, जो डॉक्टर हैं वो भी काबिल तारीफ काम किया उन्होंने, उनकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। और एक एक कर जो बीएमपी 14 के ये जवान हैं जिन्होंने कोरोना को परास्त किया है, वो बाहर निकल रहे हैं। इन्हें दूसरी जगह क्वारंटाइन किया जाना है, लेकिन एक सुखद घड़ी, एक कह सकते हैं कि अच्छा वक्त। एसएमओ पटना इस वक्त हमारे साथ है, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। मैडम, ये किस तरह से आप लोगों ने इनके खिलाफ जो फाइट थी उसमें सहयोग किया? इन लोगों, ये 35 लोग यहाँ पर संक्रमित होकर के बीएमपी वाले को हम लोगों ने यहाँ बामेती में रखा, इनका इलाज किया और इनका अब सेकंड टेस्ट कराया गया तो इसमें 15 लोग नेगेटिव आए, जिनको आज हम छोड़ रहे हैं। आज का दिन एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन है बिहार सैन्य पुलिस के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। हम लोग स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को या मुंबई पुलिस को तारीफ करते रहते हैं, उससे आज बेहतर प्रदर्शन किया है बिहार सैन्य पुलिस के लोगों ने। क्योंकि पुलिस का काम केवल पुलिसिंग नहीं है, समग्र प्रशासन का एक दूसरा रूप है जिसको पुलिस बोला गया है, जिसमें पोलाइटनेस पी से पहले ही आता है। बहुत खुशी की बात है, बहुत कोरोना योद्धा है, बहुत लड़ाई लड़कर जा रहे हैं। हमको खुशी है कि हम यहाँ रह करके इन लोग को सारा व्यवस्था करके हम लोग उसको भेज रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, ताकि हमारे समाज लोग इससे डरे नहीं, इससे परहेज करें भले, और किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना वॉरियर्स जो खुद कोरोना की जद में आ गए थे, अब धीरे धीरे उससे बाहर आ रहे हैं। इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार क्वारंटीन सेंटरों की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम नीतीश लगातार तीसरे दिन क्वारंटीन सेंटर की सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। सीएम नीतीश ने पहले दिन 20 सेंटरों की समीक्षा की, वहीं दूसरे दिन भी 20 सेंटरों की समीक्षा की और सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने प्रवासी मजदूरों से बातचीत भी की और उन्होंने रोजगार का भरोसा उन्हें दिया। आज भी सीएम नीतीश 16 सेंटरों की समीक्षा कर रहे हैं। भगा देना है और यही कह रहे हैं, और यह हम लोगों की इच्छा है कि मैक्सिमम लोगों का एकोमोडेशन हो जाए, अकारण किसी को जाना न पड़े, तो इससे उनको भी लाभ है। और दूसरी बात है कि स्टेट में भी थोड़ा बेहतर स्थिति होगी, यहाँ का भी उद्योग का, व्यापार का और एक्सपेंशन होगा और लोगों को काम मिलेगा। प्रवासियों और गरीबों के नाम पर बिहार में सियासत जारी है। लालू राबड़ी के बाद अब तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर हमला बोला है। तेजस्वी ने ट्वीट के बहाने नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा कि जो जहां है वहीं रहे। सरकार द्वारा सुझाया गया ये उपाय बिल्कुल निराधार और निर्दयी है। नारा होना चाहिए था, जो सक्षम है वो जहां है वहीं रहे, और जो भी अक्षम, गरीब, मजदूर, मजबूर, दिक्कत और तकलीफ में है वो जहां भी है हमसे हमसे मदद ले, हम सबका ख्याल रखेंगे और मदद पहुंचाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। इस असंवेदनशील सरकार ने सभी को एक तराजू में तौल दिया। क्या राजा और क्या रंग। गरीब को उनके हाल पर छोड़ देना सरकार की विफलताओं की भयानक तस्वीर है, जो आने वाले कई सालों तक देश की आंखों में चुभती रहेगी। गरीबों को आश्वासन नहीं, राशन और नारे नहीं, सहारे की जरूरत है। ट्वीट के जरिए तेजस्वी यादव ने हमला बोला है सरकार।
और तेजस्वी के ट्वीट पर जेडीयू ने पलटवार किया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि खुद तो आपदा में लापता रहते हैं और हम पर टिप्पणी करते हैं। तेजस्वी दिल्ली से पटना तक केवल नकारात्मक ट्वीट करते हैं। बता रहे, जब जब प्रदेश में आपदा आई है, नेता जब से प्रतिपक्ष हुए हैं तब तक ये आपदा के समय में लापता रहे। इस बार भी आपदा में लापता रहे। अब 50-60 दिन बाद, पता नहीं कितने दिन बाद आए अब। लेकिन जो वहां रहे भी, तो जो ट्वीट का कंटेंट अगर आप देखिएगा, कुछ सकारात्मक राजनीति का तो कंटेंट था नहीं, हमेशा निगेटिव, नकारात्मक राजनीति का कंटेंट था, कटाक्ष का कंटेंट था। तो आपदा में राजनीति करना है, जनता मालिक है। वोट किसको देगी नहीं देगी वो जनता मालिक है, जनता डिसाइड करेगी। अगर हम लोगों ने अच्छा काम किया होगा, जनता फिर सर पर ताज देगी। अगर अच्छा काम नहीं किया होगा, लगता होगा कि नहीं इन्होंने अच्छा काम नहीं हुआ, जनता मालिक है। देखिए, तेजस्वी यादव सिर्फ जो है ट्वीट के माध्यम से ये जो नसीहत दे रहे हैं एनडीए को और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और पूरी सरकार को, हमें आपके नसीहत की जरूरत नहीं है। पहले आप बिहार की जनता को बताइए कि आप कहां थे जब आपकी जरूरत थी, तब तो आप सड़कों पे दिखे नहीं। तो तेजस्वी के ट्वीट के बाद हमलावर है बीजेपी और जेडीयू दोनों ही। इधर जिला प्रशासन के आदेश के बाद पटना के सभी परमिट वाले रेस्टोरेंट खुल गए हैं। आदेश के मुताबिक शाम 6 बजे तक ही रेस्टोरेंट का संचालन करना है। ऐसे में रेस्टोरेंट संचालक परेशान हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं। रेस्टोरेंट संचालकों की माने तो लंच और डिनर का ऑर्डर ही सबसे ज्यादा होता है, लेकिन शाम 6 बजे रेस्टोरेंट बंद करने की वजह से डिनर का ऑर्डर नहीं मिलता। रेस्टोरेंट संचालकों ने सरकार से गुजारिश की है कि रेस्टोरेंट के बंद होने का समय रात के 9 बजे तक किया जाए। जो सरकार के तरफ से गाइडलाइन दिया गया है उसको 100% हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं टेम्परेचर गन, सैनिटाइजर, सारे स्टाफ का ग्लव्स, कैप, एवरी चीज़ किया हुआ है। और 4 घंटा के बाद हम लोग पूरा स्टाफ से लेके और किचन को सैनिटाइज कर रहे हैं सर। तो क्या जो टाइमिंग है वो ठीक है या उसमें आप लोग को कुछ? टाइमिंग तो बहुत गड़बड़ है सर। टाइमिंग सिर्फ लंच कवर हो रहा है और लंच में आप जानते हैं कि कितना आदमी रेस्टोरेंट या होटल से खाना मंगवाते हैं। मेन तो खाना का टाइमिंग डिनर होता है। सर बुकिंग का ऐसा सीन है ना कि परमिशन मिल जाने से हमारा सेल नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि क्या है कि लंच और डिनर हमारा कस्टमर बेस होता है। लंच में क्या है कि हम सर्विस तो दे रहे हैं, लेकिन डिनर का सर्विस हमें मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि लोग डिनर रात में 9 बजे के आसपास करते हैं सर, और 6 बजे हमें क्लोज करने का ऑप्शन है, पर ऑर्डर मिला हुआ है। तो इस कारण से हम कुछ डिनर सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। और 6 बजे तक में क्या है कि खाली लंच की सर्विस से हमें ना कुछ खर्च भी अपना नहीं निकाल पा रहे हैं रेस्टोरेंट का। इधर लॉकडाउन के कारण गया के महाबोधि मंदिर की कमाई पर भी बड़ा असर पड़ा है। इस मंदिर को एक महीने में करीब 50 लाख की आमदनी होती थी, लेकिन बीते 2 महीने में लाखों की आमदनी हजारों में आ गई है। भगवान बुद्ध की नगरी बोध गया का महाबोधि मंदिर पिछले 2 महीना से ज़्यादा समय से बंद है और यात्रियों और तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का यहाँ आना पूरी तरह से बैन किया गया है। महाबोधि मंदिर के जो पुजारी हैं उन्हीं के द्वारा जो पारंपरिक तरीके से पूजा जो है वो की जाती है। इस 2 महीना के दौरान जहां यात्रियों को आने की मनाही है, वहीं जो मंदिर का जो इनकम है वो भी पूरी तरह से बंद हो गया है। आमतौर पर इस मंदिर में एक साल में 5 से 6 करोड़ की आमदनी होती है, जो दान के जरिए, ऑनलाइन दान के जरिए आती है। तो इस दौरान जो है ये जो आमदनी है वो भी पूरी तरह से बंद है, यानी 2 महीना में करीब 1 करोड़ की जो राशि है वो जो है मंदिर को नहीं आई है। करीब 1 करोड़ की जो हानि है वो हुई है महाबोधि मंदिर प्रबंधन को। और आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं, मंदिर परिसर का जो इलाका है, सुरक्षा बलों की तैनाती है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी भी तीर्थयात्री या पर्यटक को मंदिर परिसर में आने की मनाही है। और ये जो एडवाइजरी है उसका पालन कराने के लिए सुरक्षा कर्मी अपना काम कर रहे हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 बोध गया। और विदेशों में फंसे लोग अपने वतन पहुंच रहे हैं। आज गया में 132 लोगों को लेकर एक विमान पहुंचा, तो कल से पटना से घरेलू विमान यात्रा की शुरुआत भी हो रही है।
कोरोना काल में गया एयरपोर्ट पर आई ये फ्लाइट सिर्फ विमान नहीं, उम्मीदों का आसरा है। 132 परिवारों के लिए हौसले की वो किस्त है जिन्होंने 2 महीने से ज्यादा का वक्त आशंकाओं के बीच गुजारे हैं। रविवार को जब एयरपोर्ट पर लोग उतरे तो अपने वतन की खुशबू का एहसास का इन्हें भी आभास हो रहा था। एयर इंडिया के विशेष विमान से 132 यात्री गया एयरपोर्ट आए हैं। ये विशेष विमान ओमान मस्कट से आई है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान जो यात्री वहां भारतीय फंस गए थे उनकी वापसी हो रही है। वंदे भारत अभियान के तहत ओमान से पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये सभी गया पहुंचे, जहां इन्हें मास्क, सैनिटाइजर और बुकलेट के साथ एक किट दी गई। बता दें कि इन 132 यात्रियों में 116 बिहार के हैं, वहीं 16 झारखंड के अलग अलग जिलों के। बिहार के 116 यात्रियों को बस के जरिए बोध गया में पेड क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। इससे पहले भी गया में एक फ्लाइट आई थी जो 18 मई को बिहार झारखंड के 41 पैसेंजर को लेकर आई थी। और ये 14 दिन लोग क्वारंटीन में रहेंगे, जिसका खर्चा ये खुद उठाएंगे। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनकी सभी आवश्यक जो ज़रूरतें हैं उनका यहाँ पर पूरी की जाए। और साथ में ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनका अल्टरनेटिव डेज पे मेडिकल चेकअप भी होगा। इस बीच सोमवार से पटना से घरेलू विमान सेवा की भी शुरुआत हो रही है, जिसके लिए शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। इनमें दिल्ली के लिए 9 फ्लाइट, मुंबई के लिए 2 फ्लाइट, बेंगलुरु के लिए 4 फ्लाइट, कोलकाता और अमृतसर के लिए 1-1 फ्लाइट है। उम्मीद बस यही है कि सुरक्षा मानक का लोग ख्याल रखेंगे ताकि वायरस पर विजयी वार करने में थोड़ी मदद मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवीश नारायण के साथ गया से अरुण चौरसिया की रिपोर्ट। और कल से पटना एयरपोर्ट पर भी हवाई सेवा शुरू हो रही है। पटना कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि यात्रियों की सुविधा का हर संभव ख्याल रखा जाएगा। संजय अग्रवाल ने यात्रियों से अपील की है कि वो सभी कागजातों की फोटोकॉपी अपने साथ जरूर रखें। संजय अग्रवाल ने बताया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करने वाले यात्रियों के लिए टिकट ही उनका पास होगा। वहीं पटना के यात्रियों के लिए बोर्डिंग पास ही पास की तरह मान्य होगा। संवाददाता ब्रिजम पांडे ने पटना कमिश्नर से खास बातचीत की। हमारे साथ पटना के कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल हैं। इनसे जानते हैं कल से हवाई जहाज की यात्रा शुरू होगी, तो क्या निर्देश दिए गए हैं पटना प्रशासन की तरफ से? सर देखिए, कल से एरोप्लेन चालू हो रहे हैं और पटना एयरपोर्ट पे लगभग 18 से 19 प्लेन कल आने की संभावना है। उसके लिए कल पटना डायरेक्टर के साथ मीटिंग हुई है और उनको ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि पटना एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग किस प्रकार यात्रियों को बेहतर सुविधा दे सकें, उसकी सारी तैयारी की जाए। लोगों को सभी रूल्स रेगुलेशन पता हो, उनकी प्रॉपर मेडिकल स्क्रीनिंग हो और मेडिकल स्क्रीनिंग के पश्चात उनको जहां आना जाना हो वो अपने आप कर सके, इसकी व्यवस्था रहे। इसके लिए ऑटो चलेंगे, वहां से ओला, उबर, टैक्सी की व्यवस्था रहेगी। और लोग पहले से भी अगर उनको इंटर डिस्ट्रिक्ट जाना है तो टैक्सी की बुकिंग करवा सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने ओला उबर एजेंसी से भी बात कर ली है, टैक्सी एजेंसी से भी बात करी, और वहाँ ऑटो स्टैंड पर कुछ ऑटो भी खड़े रहेंगे जिससे लोकल लोग आ जा सकेंगे। सर, पटना एयरपोर्ट से यदि किसी को दूसरे जिला जाना हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना हो, तो उनके पास क्या कागजात रहेंगे कि वो बीच में कभी पुलिस वाले रोकते हैं तो क्या दिखाएंगे वो? देखिए, इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति पटना में या पटना से बाहर जाना चाहता है या बाहर फ्लाइट पकड़ने के लिए आना चाहता है तो उसके पास जो एरोप्लेन है उसका टिकट रहना चाहिए। और अगर जब लौट रहा है तो उसके पास में उसका बोर्डिंग पास की एक कॉपी रहनी चाहिए। ये 2 कागज़ रहेंगे। आपके पास अपना कोई परिचय पत्र या पहचान पत्र रहे, आई कार्ड रहे, जो भी लीगल वैलिड आई कार्ड है, उसको दिखा देंगे तो वो पास का काम करेगा। उसके लिए कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट पास लेने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोबाइल पर भी दिखा सकते हैं? हाँ, मोबाइल का टिकट का एक प्रिंट आउट ले ले तो ज़्यादा अच्छा है। मैं सभी से लोगों से अनुरोध करूँगा कि प्रिंट आउट की कॉपी अपने पास में रखें, और मोबाइल पर भी रहे तो भी आप मोबाइल पर भी दिखा सकते हैं। और एक आई कार्ड, लेकिन आपको हमेशा फिजिकल फॉर्म में आई कार्ड को दिखाना पड़ेगा कि मेरी ये फ्लाइट है, मैं इस फ्लाइट को पकड़ने जा रहा हूँ या इस फ्लाइट से आ रहा हूँ, तब आपको पुलिस नहीं रोकेगी और पुलिस जाने देगी। राजू के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना।
तो यात्रा से पहले याद रखें, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ जरूर रखें। चलिए बात अगली खबर की करेंगे। पूर्वी चंपारण से खबर, जहां आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार की रात चकिया थाना के बालूचक गांव के रहने वाले सीएसपी संचालक अमरेंद्र की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अमरेंद्र को अपराधी घर से बुलाकर ले गए थे। अमरेंद्र का शव आज सुबह खेत से बरामद किया गया। परिजनों का कहना है कि पड़ोस के ही दो युवक रोज की तरह उसे घर से बुलाकर ले गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बुला के ले गेला। अच्छा के बुला के ले गेल? वे सब तेज केकर बेटा बा? अरुण सिंह के। अच्छा कुंदाना ओकर फुदेना सिंह के बेटा बा। अच्छा वे सब ले जाके हमरा बाबू के हम कहली जे न जो तो कहे बजे ना 5 मिनट में हम भेज देंगे। 5 मिनट में काहेला बुला कर कुछ कारण पूछो न कहलक। उधर रोहतास के संझौली में पीट कर एक वृद्ध को मौत के घाट उतार दिया गया। परिजनों ने समहुता गांव के कुछ दबंगों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि कृष्णा नट ने छेड़खानी का विरोध किया था और इसी वजह से उसकी दबंगों ने पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इस मारपीट में एक और शख्स घायल है, जिसे वाराणसी रेफर किया गया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं समस्तीपुर में अपराधियों ने राजा चौधरी नाम के युवक को गोली मार दी, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना उजियारपुर इलाके के बहिरा चौक की है। राजा चौधरी अपनी पत्नी के साथ सुबह सुबह कल्याणपुर से कुसियारी से दलसिंह सराय बल्लोचक जा रहा था। रास्ते में 3 की संख्या में आई बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट शुरू कर दी। राजा चौधरी ने विरोध किया तो बदमाशों ने गोली मार दी। इसके बाद भी राजा चौधरी बदमाशों से लड़ता रहा। आखिरकार बदमाश मौके पर अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो मतलब हमको गाड़ी रोक लिया और गाड़ी रोक कर मतलब कि बोला मोबाइल लाओ, तो मोबाइल भी दे दिए और पैसा भी दे दिए। और तब बोला गाड़ी का चाबी लाओ, तो गाड़ी भी दे दिए। और तेरा बाद मतलब कि हमको बोले कि ठीक है गाड़ी ले लिए तो 500 रुपया और दे दीजिए, भाड़ा उड़ा करके चल जाते हैं। तो तेरा तब ठोक के मतलब कि तब हमारा एक गोली लग गया है। तो फिर भी उसको हम दौड़ के पकड़े मोटरसाइकिल, तो वो गिर गया है। तो फिर मतलब कि भाग गया तीनों। तेरा बाद और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही पलों में हाजिर होते हैं जोहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली